तो यार बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट पढ़ लिया था, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स पढ़ ली थी। आज अपन देखेंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कुछ सब्स्टिट्यूशन के और फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है। आई थिंक ये फॉर्म तो सबको याद होगा, फॉर्मूला है ना, कि दो फंक्शंस अगर अपने पास प्रोडक्ट में हो, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड प्रोडक्ट में सेकंड फंक्शन लिख लेंगे और उस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, राइट। इसमें प्रेफरेंस के लिए जो फंक्शंस अपन लेते हैं वो किस रूल के थ्रू लेते हैं बेटा, आइलेट रूल के थ्रू लेते हैं, जिसमें आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, लॉग हो गया, एल्जेब्राइक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया और एक्सपोनेंशियल हो गया। इतनी बातें सबको पता है ना। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। बहुत इजी है फॉर्म। हमें ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान भी आ रहा होगा कि जब भी अपने को 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स या a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स वाली फॉर्म मिले, तो उस केस में x का वैल्यू cos टू थीटा एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ ज्यादा अच्छा है कि आप क्या रख लोगे, दिस इज x इज इक्वल टू cos टू थीटा। ठीक है, तो ये हमने जंक्शन ले लिया। दिस इंप्लाइज जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो dx मिल जाएगा, cos टू थीटा कितना हो गया अपने पास में, दिस इज माइनस ऑफ 2 sin टू थीटा एंड दिस इनटू डी थीटा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वैल्यूज रख लेते हैं इसके अंदर, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, दैट इज tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos टू थीटा एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos टू थीटा। करेक्ट है बच्चों। एंड दिस इनटू d ऑफ x whose वैल्यू इज माइनस 2 टाइम्स sin टू थीटा इनटू d थीटा। ये जो अंदर वाली वैल्यू है सबको पता है, दैट वैल्यू इज tan थीटा, राइट। कितनी होती है, tan थीटा होती है। ठीक है, क्योंकि ये सबको पता होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन 1 प्लस cos टू थीटा। ठीक होगा फॉर्म में, और लास्ट वाले क्लास में भी अपन ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, मींस थीटा आ चुका है और माइनस 2 बाहर आ चुका है और अंदर क्या मिल चुका है, sin 2 थीटा आ चुका है, दिस इनटू डी थीटा। अब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट रूल के हिसाब से चलता है, तो जिसमें आप देखोगे तो एल्जेब्राइक पहले लाई करेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में लाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। यूज कर लेते हैं बच्चों, कितना मिल जाएगा वैल्यू, दिस इज माइनस 2 टाइम्स दैट इज थीटा, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट। एंड दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 और साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा, है ना। तो ये 1 इंटू माइनस कॉस टू थीटा दैट डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला था अपना, दिस इंटू डी थीटा, राइट। एंड फिर सिंप्लीफाई किया जाए कितना हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स दैट इज थीटा इंटू माइनस कॉस टू थीटा, मतलब माइनस ऑफ थीटा इंटू कॉस टू थीटा दैट डिवाइडेड बाई 2। एक तो फॉर्म मुझे ये मिल रही है और माइनस साइन के साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos टू थीटा का इंटीग्रेशन sin टू थीटा होता है, तो ये हो जाएगा भाई sin टू थीटा डिवाइडेड बाई 4। अब कन्वर्जन भी करना जरूरी है ना। तो मुझे पता है कि cos टू थीटा का वैल्यू x है, तो sin टू थीटा का वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई बात सबको समझ में, वो सारी फॉर्म्स अपन पुट कर लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो अगर cos टू थीटा आपके पास x है, तो यहां से थीटा कितना आ रहा है अपने पास में, दैट थीटा इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x। सो यूज दीज वैल्यूज। ये 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है भाई, सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, माइनस भी अंदर लेके चले जाता हूं, तो पहला आ गया cos टू थीटा का मतलब x इंटू हाफ ऑफ cos इनवर्स x, सबको समझ में आ रहा है। माइनस साइन के साथ में मुझे मिल चुका है sin टू थीटा दैट इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। दिस इज योर इंटीग्रेशन। समझ में आया सबको, आया ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले वाला मैंने दिया इसलिए कि आप सब्स्टिट्यूशन ध्यान रहे आपको। ये फेवरेट क्वेश्चन है मेंस के, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। अगली वैरायटी लास्ट क्लास में हम वैसे ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं, याद है सबको, कि जब अपने पास फॉर्म हो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉम्बिनेशन में डिनोमिनेटर में लाई करें, तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों, हम कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं और वहां से इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, 1 मिनट का टाइम लगना चाहिए, करो। दिस इज ऑल्सो ऑफ दैट सेम फॉर्म,
जो ऊपर लिखी गई है ना। तो सॉल्व करते हुए क्या काम करोगे, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया किससे बच्चों, cos स्क्वायर x से। तो ऊपर आ चुका है sec स्क्वायर x इंटू dx। डिनोमिनेटर में आ चुका है, जब cos स्क्वायर अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो cos बन जाएगा, क्योंकि पावर साइन स्क्वायर लगी हुई है। सो ये आ गया 2 tan x एंड दिस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल सा टास्क, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 2 tan x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू t। ठीक है, that is t. So this implies 2 secant square x this into dx that is equal to dt. ये फॉर्म मेरे पास आ गई। That means secant square x dx, ये जो न्यूमरेटर है अपने पास में, ये बन चुका है dt डिवाइडेड बाई 2, और नीचे मेरे पास जो फॉर्म है वो बन चुकी है t स्क्वायर। What is its integration? This is minus 1 upon t and this plus integral constant c. ठीक है, एक टर्म बच रही है 2, dt बाई 2 भी था, तो dt अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी और 1 बाई 2 भी था। ये फॉर्म आ गई, t जो था आपने एज्यूम किया वो पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स 2 tan x दिस प्लस 1 एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, आ रहा है सबको समझ में। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सोचो और बताओ। ये थोड़ा सा चेंज है पिछले वाले क्वेश्चन से, उसमें वेरिएबल यूज नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल भी रखा हुआ है। जल्दी से सॉल्व करोगे? नहीं, वेरिएबल मल्टीप्लाइड में बेटा। अरे भाई सबसे पहली बात तो ना तुम्हें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, सोचा कैसे जाए। अब प्रॉब्लम को सोचने के लिए दिमाग में आना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर है। तो मैं तो, मेरे पास तो कोई फॉर्म है नहीं ऐसी जिसके थ्रू मैं इसे सॉल्व कर पाऊं। तो इसे कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि स्क्वायर वाली जो टर्म है ना पूरी, वो मर्ज होके एक टर्म बने मेरे पास, वो सिर्फ एक टर्म बने, मतलब मुझे उस पूरी टर्म को टी मानना है कैसे करके, राइट। यही सोच के बोला तूने क्या कि एक्स कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, क्या सोचना था बच्चों कि अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है ना, इस टर्म को सिंगल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। अगर नहीं लेके आ पाया तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इस पूरे टर्म को x sin x प्लस cos x, इस पूरे को क्या मान लिया, t मान लिया। सपोज अगर बच्चों में से t एज्यूम करता हूं, तो तुम जरा गौर करना, इधर से कितना मुझे मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा सर x sin का डेरिवेटिव cos, और x छोड़ दिया तो उसका डेरिवेटिव sin, है ना। और यहां से दूसरा क्या मिल रहा है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin, दिस इनटू d ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू d ऑफ t। तो ये sin और sin कैंसिल आउट हो गए और मुझे मिल चुका है x cos x दिस इनटू dx दैट इज इक्वल टू dt। करेक्ट है, इसीलिए अभी बोला जा रहा था ना क्लास में कि x cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर कुछ फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो हमने बच्चों क्या काम किया, हमने इस पूरे इंटीग्रल को ऐसे लिख लिया, x sec x अलग कर लिया और x cos x अलग कर लिया, एंड दैट होल डिवाइडेड बाय x sin x दिस प्लस cos ऑफ x इसका होल स्क्वायर दिस इनटू d ऑफ x। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर था उसको दो जगह स्प्लिट कर दिया, एक एक्स के साथ लिख लिया, एक एक्स के साथ लिख लिया। एक्स cos x बिकॉज मेरा डेरिवेटिव बन रहा था डिनोमिनेटर वाली टर्म का, तो मैंने उसे जनरेट करने की कोशिश की। तो कैसे होगा कि मैं cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड करूं, तो जो cos से डिवाइड किया था वो x sec x अलग लिख लिया। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। ये जो पहले वाला एक्सप्रेशन है इसे मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है उसे मैंने सेकंड मान लिया। तुमने बोला सर सेकंड क्यों माना, क्योंकि यार इसका इंटीग्रेशन मुझे दिख रहा है। बाय एज्यूमिंग दैट डिनोमिनेटर एज t, मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूं, तो मैंने इसको सेकंड फंक्शन माना। समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ पे हाईलाइट वाली कोई प्रेफरेंस नहीं चल रही, यहाँ पे वो चल रहा है कि मुझे दिख क्या रहा है, मैंने बनाया किस फॉर्म में, मैं जानता हूं इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो मैं उसी फॉर्म में बना रहा हूं, इसलिए मैं उसे सेकंड फंक्शन मानता हुआ चल रहा हूं, राइट। अब इसके बाद फर्दर हमने प्रोसीड किया, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, मतलब x secant x, सेकंड फंक्शन अंदर आ गया, मतलब x cos x दिस डिवाइडेड बाय x into sin of x
this plus cos of x इसका whole square and this into d of x, right? And this minus इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव x, sec x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? x तो 1 हो गया, sec आ गया और sec x plus tan x है ना, तो दोनों से sec x कॉमन आ गया, मतलब क्या आ गया? sec x कॉमन आ गया और बोले सर 1 plus x tan x आ चुका है। आई बात सबको समझ में? ये तो डिफरेंशिएशन आ गया फर्स्ट वाले फंक्शन का। फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, तो वो जो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का वो यही आना है, इसको मैं आई मान लेता हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपन पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने इसे आई लिख के dx लिख दिया बेटा, सबको समझ में आया यहाँ तक? ये जो आई आ रहा है वो कितना आ रहा है? इसमें डिनोमिनेटर को अगर मैं t लेता हूं, क्या करता हूं बच्चों? अलग कलर से लिख लेता हूं, डिनोमिनेटर को अगर मैं t लेता हूं तो ये टी स्क्वायर हो गया और ऊपर ये पूरी टर्म क्या बन गई है मेरे पास? dt बन गई। क्या बन गई बच्चों? dt बन गई। बोले सर ये बन चुका है dt, तो dt अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना? -1/t। कितना आ जाएगा? -1/t। बोले सर उसे रख लेते हैं, तो ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है i की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू x secant x एंड दैट इनटू -1/t, मतलब -1/x sin x, दिस प्लस cos ऑफ x, करेक्ट? और दूसरे से कितना आ चुका है? माइनस, दिस इज इंटीग्रल secant x this into 1 plus x tan x and that whole divided by x sin x। i की वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? this into cos x और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस दिस into d of x and this plus इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो जिस बच्चे को थोड़े से बेसिक आते हैं यार वही समझ पाएगा, नहीं तो कैलकुलेशंस उड़ती चली जाएंगी हवा में, चल क्या रहा है? समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? पक्का? ठीक है। एक एक से मेरे पास, इसमें से भी यार मैंने बच्चों क्या किया कि cos x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। गौर करना जरा क्या काम कर रहा हूं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में मैंने ये काम किया बच्चों कि ये वाला जो टर्म था इसे बना लिया secant स्क्वायर x, ठीक है? मतलब एक sec x यहां से कॉमन ले लिया इससे, ठीक है? तो अब जब मैं इसमें secant डालूंगा, मतलब cos से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला तो आ जाएगा cos x और दूसरा आ जाएगा x sin x। आएगा ना बच्चों इतना? cos से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है, तो इसको cos से मल्टीप्लाई किया और इसे cos से डिवाइड किया तो secant स्क्वायर x हो गया, और दूसरे वाले को cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा? cos x प्लस x sin x, क्योंकि tan x कितना होता है? sin अपॉन cos, तो cos कट गया। आगे बात समझ में? ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। अब ऊपर सिर्फ कितना बचा? secant स्क्वायर x, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x हो गया। आंसर आ चुका है, सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन को? पक्का? तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है इस प्रॉब्लम के लिए -x secant x दैट डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x एंड दिस प्लस tan x प्लस c। मैं ट्राई कर रहा हूं कि लास्ट जो लेक्चर हुआ वो फंडामेंटल्स ने हमें बता दिए सारे, आज वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे जितनी वैरायटी आज तक पूछी गई और जो बार बार रिपीट होती है, मैं सबके नाम लिखवाऊंगा तुम्हें अलग से, कौन कौन सी वैरायटीज ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है कई सालों से, वो वैरायटीज भी हम अलग से करेंगे, वो क्वेश्चंस भी अलग से करेंगे, ठीक है ना? मतलब इनमें फोकस करने की जरूरत जिन पे ज्यादा है, ठीक है? ये फॉर्मेट्स तो पता होने चाहिए अपने, और जिन पे फोकस ज्यादा करना वो फॉर्मेट अलग से लिखवा, ठीक है? क्लियर हुआ? समझ में आया तक? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो देखते ही दिख जाने चाहिए अपने को। अगर कभी अपने को दिखता है कि भाई fx टू द पावर n दिस इनटू f प्राइम x है, तो मैं अगर fx को t मानूंगा तो t टू द पावर n dt हो जाएगा, हाँ या ना? उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो डायरेक्टली ये फॉर्म दिखनी चाहिए, हम सीधे सीधे लिख लेंगे आंसर कितना है? fx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है? ये कब? जब आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म मिलती हो, कोई एक्सप्रेशन मिलता हो उसका पावर n है और उसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो ठीक है। अब ये पावर n के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई नहीं मैंने कि नेचुरल है, ये इंटीजर है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव पावर भी हो सकती है, तब भी चालू होगा आपका काम, जो काम आप यहाँ पे कर पा रहे हो, राइट है ना? समझ में आ रहा है सबको? सिमिलरली इफ वी हैव f प्राइम x अपॉन fx, तो ये जब fx को t मानेंगे तो dt अपॉन t वाली फॉर्म बन जाएगी, मतलब log t बन गया, तो सीधे सीधे दिखना चाहिए log ऑफ fx बन जाएगा, राइट है? अगली बात आती है, ये प्रोडक्ट रूल दिख रहा होगा डेरिवेटिव का, किसका प्रोडक्ट रूल बेटा? e टू द पावर x इंटू fx, उसका डेरिवेटिव करूंगा तो e टू द पावर x इंटू fx
plus f dash x into e to the power x. Ultimately we have e to the power x into fx plus f prime x. यही फॉर्म है. So its integration is in that form. डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव का खेल चल रहा है, राइट है ना. ये वाली फॉर्म इंपॉर्टेंट है. फोर्थ वाली ये दिखती कम है अपने को, क्योंकि थर्ड और सेकंड और फर्स्ट तो दिख जाती है, ठीक है, वहां पे कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होता. यहाँ पे जैसे e टू दी पावर kx है ना, कभी कभी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाता है, ठीक है. अगर ये आता हो तो ध्यान ये रखना है कि fx के साथ भी वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है. ये दिखता कम है, मतलब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ये दिखता नहीं है कि मल्टीप्लाई में ये कांस्टेंट भी है, और कई बार अपन इसे इग्नोर ही कर देते हैं. सीधे क्या लिख लेते हैं, e टू दी पावर 2x लिखा, इनटू में fx प्लस f dash x लिख लिया. बोले सर वहां से भी आंसर कितना आया, गलत आएगा ना आंसर. कितना होना चाहिए, e टू दी पावर 2x इनटू 2 टाइम्स fx प्लस f dash x, ये होना चाहिए, ठीक है ना. तो ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इसको इग्नोर नहीं करना, इसे याद रखना, ठीक है. ओके, बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस की तरफ. शुरुआत करो पहले प्रॉब्लम से. तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपको इजीली दिखना चाहिए कि उसमें अगर सब्स्टिट्यूशन किया जाए, क्या log x इक्वल टू टी, क्या रखा जाए बच्चों, log x इक्वल टू टी. बोले सर ये आपके दिमाग में कैसे आया, क्यों रखना चाहिए, क्योंकि मुझे दिखा साइन का डेरिवेटिव cos होता है, और अगर मैं log x को t मानूंगा तो x मेरा e टू दी पावर t आ जाएगा, तो मतलब मेरी वो वाली फॉर्म बन जाएगी जो हमने पीछे पढ़ी थी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की. हाँ या ना बच्चों, ठीक है. तो हमने log x को t माना, तो इधर से मेरे पास x का वैल्यू क्या आ गया, e टू दी पावर t आ गया. अब मैं अगर dx निकालता हूं तो कितना मिल जाएगा, e टू दी पावर t इंटू dt मिल जाएगा. नाउ दिस फर्स्ट इंटीग्रेशन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन sin t plus cos t, and this into e to the power t and that into dt. So that is f prime x and this is f. So your answer is e to the power t into sin t and this plus c. Now you can use the value of t जो थी अपने पास, कितनी थी, log x थी, तो पहला तो आ गया x और ये आ चुका है sin of log of x this plus integral constant c. समझ में आ रहा है सबको. इन द सिमिलर वे सेकंड क्वेश्चन करोगे, मैं टाइम दे रहा हूं जल्दी से. कई सारी फॉर्म्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली दिखती नहीं है बेटा. जैसे आप इस बी वाले पार्ट में देखते हो, इतना आइडिया तो सबको लगा होगा कि सर अपना log x को हमने t मान लिया, ये तो सबको दिखा. इससे x इक्वल टू e टू दी पावर t भी आ गया, ये भी दिखा. dx इक्वल टू e टू दी पावर t dt आ चुका है. ये तो यार रटी रटाई बातें हो गई जो हम पीछे से करते आ रहे हैं, है ना. अब आते हैं बी पार्ट के सॉल्यूशन के ऊपर. तो यहाँ आप देख रहे हो इंटीग्रेशन e टू दी पावर t आया, यहां से कितना आ गया, log t आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया. log t का डेरिवेटिव कितना, 1 बाई टी. तो मुझे दिखना चाहिए ना 1 बाई टी log t का डेरिवेटिव होता है, और 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. बोले सर सब कुछ तो दिया हुआ है यार, काम बन गया. क्या काम किया, log t तो रखा, उसका डेरिवेटिव चाहिए साथ में, तो 1 बाई टी का एडिशन 1 बाई टी का सब्ट्रैक्शन कर दिया. और ये करने के बाद क्या फॉर्म बन गई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर t log ऑफ t प्लस 1 अपॉन t. ये टर्म तो मैंने एक अलग कर ली, और दूसरा माइनस साइन कॉमन लेने के बाद दूसरी टर्म भी अलग कर ली, कितनी, 1 बाई टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. आई थिंक अब सबको दिख चुका होगा. हाँ जी बच्चों, ठीक है. और पहले वाले से कितना आ चुका है, e टू दी पावर t log t, और दूसरे वाले से कितना आ चुका है, e टू दी पावर t अपॉन t एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, क्योंकि 1 बाई t का डेरिवेटिव ये मिल रहा है. कहानी सेम बन रही है, fx प्लस f प्राइम x वाली. हाँ या ना. सो नाउ यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ t. वो कितनी आ रही है अपने पास में, दिस इज e टू द पावर t that is x and that is log of t log of x and this plus x upon log x and this plus integral constant c. This is your answer. सर वो माइनस टी अपॉन टी रहेगा. बच्चों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, नेगेटिव साइन शायद हमने छोड़ दिया, ये माइनस ऑफ दिस आएगा, ठीक है. चलो समझ में आ गया इतना, ठीक है पक्का. अब मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगले दो क्वेश्चंस और दिए आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करोगे. तो पहला वाला फॉर्म देखते हैं. फर्स्ट फॉर्म क्रिटिकल नहीं है ज्यादा, एक चीज देखनी थी, सबको दिख रहा होगा कि tan इनवर्स t को x को t मानना चाहिए मुझे, e टू दी पावर t बनाने के लिए सबसे पहला काम वही किया.
लेट कर लिया tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू t, और जैसे आप इसे t मानते हो तो x का वैल्यू कितना आता है, tan t आ जाता है। डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। वैसे इसको मत करो डिफरेंशिएट, क्योंकि इसको करो डिफरेंशिएट, वो मैं बताता हूँ क्या फायदा होगा। dx अपॉन हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया अपने पास, एंड दैट इज इक्वल टू dt आ गया बेटा। ये डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसे यूज कर लेते हो। तो इंटीग्रेशन कितना बन गया, इंटीग्रल e टू द पावर t, एलसीएम लिया कितना आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे अगर एलसीएम लूंगा तो ये मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है ना। x कितना आ रहा है मेरे पास, 10t आ रहा है, वो अपन पुट कर लेते हैं 1 प्लस 10t एंड दिस प्लस 10 स्क्वायर t, ठीक है। एंड दैट होल डिवाइडेड बाय जो भी था वो समथिंग कितना बन चुका है, dt बन चुका है, करेक्ट है। और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर t कितना हो गया, सीकेंड स्क्वायर t, क्या हो चुका है, सीकेंड स्क्वायर t। सो इंटीग्रेशन e टू द पावर t 10t प्लस सीकेंट स्क्वायर t एंड दिस इनटू dt, करेक्ट है बच्चों। तो ये फंक्शन अपने पास f है और ये फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव है। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, e टू द पावर t इंटू 10t दिस प्लस c, 10t का वैल्यू कितना है, x है, e टू द पावर 10 इनवर्स x दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक है। ये पहला हो गया। नहीं, इसमें k वाली फॉर्म यूज नहीं हुई ना, कांस्टेंट थोड़ी कोई मल्टीप्लाई था, टी थोड़ी थी, टी तो वेरिएबल है, के कांस्टेंट है वहां पे। अरे बच्चे वहां के टाइम्स है। बेटा सेकंड पार्ट पे चलते हैं। log x का वैल्यू आपने क्या एज्यूम कर लिया है, यहाँ पे t एज्यूम कर लिया। log x t रख लोगे तो कितना आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाई x इक्वल टू dt, राइट। या आप ऐसे मत करो, इसे x पे कन्वर्ट कर लो, e टू द पावर t की फॉर्म बनानी थी, तो dx इक्वल टू e टू द पावर t इंटू dt बच्चों अपने पास बन गया। अब b पार्ट पे आते हैं, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इंटू e टू द पावर t इंटू dt। अब मैंने एक काम किया, मुझे बहुत अच्छी फॉर्म दिख रही है यहाँ पे, आपको भी दिखनी चाहिए। ये आ चुका है 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इनटू dt। दिख रहा है सबको ऐसा। अब दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन दैट, यहां से तो आ जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरे से क्या आ चुका है बेटा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस इनटू dt। तो तुम्हें दिखता होगा यहाँ तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग बन जाएगा, और फर्स्ट वाले में tan इनवर्स का फॉर्म बन रहा है। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये आ चुका है कितना, tan इनवर्स t, और दूसरे से कितना आ चुका है, माइनस लॉग। हाँ यार, मैंने एक चीज छोड़ दी बच्चों यहाँ पे शायद लिखनी, मैं कर क्या रहा हूँ, e टू द पावर t, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। तो ये आया e टू द पावर t इंटू दिस, ठीक है। और यहाँ से कितना आ चुका है, अब सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, अब तो यहाँ यूज होगा ये। दूसरा आ चुका है e टू द पावर t इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस माइनस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्म बनी है अपने पास, दिस इंटू dt। और तुम देख सकते हो क्या फॉर्म बन रही है, ये f है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो क्या हो जाएगा आंसर, e टू द पावर t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ t इज इक्वल टू log x, तो ऊपर आ गया x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना बोलना, एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट्स, ठीक है। कौन सा टी स्क्वायर था, अरे बहुत बड़ी बात कर रहा है यार, तो इससे इसको डिवाइड करेगा तो तभी तो नीचे वाला स्क्वायर उड़ेगा, है ना। बढ़े फिर आगे, क्लियर हुआ यहाँ तक, पक्का। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मुझे पता है कि आपको प्रूफ करने आते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। आई मान के सॉल्व करते थे इसे, राइट। और फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल को लेते थे, सेकंड फंक्शन साइन को लेते थे, उसे सॉल्व करते थे। बट सॉल्व करने का टाइम एग्जाम में मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट ही खा जाता है सॉल्विंग में, उतना टाइम होता नहीं है आपके पास, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
e टू द पावर ax sin bx dx, इसका इंटीग्रेशन आता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये टर्म याद रखनी, ये तो दोनों में सेम है, कॉस वाले में भी और साइन वाले में भी। बस a sin x b, a sin bx माइनस b cos bx आता है पहले वाले में, और दूसरे में क्या आता है a cos bx प्लस b sin bx। बस वो पलट के आ जाते हैं साइन और कॉस। क्लियर है बच्चे इतना? पक्का? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके, तो अब इन दोनों फॉर्म्स के बाद हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं, बस सिर्फ रेशियो लेना है ना? दोनों फॉर्मूलाज तो पता ही है अपने को। तो भाई अगर अपन u अपॉन v की बात करें तो कितना मुझे मिल जाएगा, दैट इज a sin bx this minus b cos bx and that whole divided by, yes, कितना आ गया यहाँ से, this is a cos bx plus b sin bx। मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या काम किया, डिवाइड कर दिया, किससे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर दिया बेटा, ऊपर नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहां पे मिल जाएगा a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इनटू साइन बी एक्स एंड दिस माइनस बी कॉस बी एक्स, सॉरी b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स। करेक्ट है? और नीचे मेरे पास फॉर्म आ रही है कितनी, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos bx प्लस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन bx। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? ये टर्म हमने रख ली साइन थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म कितनी आ गई, cos थीटा। दिख रहा है सबको? तो ऊपर ये cos थीटा और ये क्या, साइन थीटा। समझे मेरी बात को सारे लोग? तो इन दोनों से क्या फॉर्मूला मिला, ऊपर ऊपर मिल गया सर साइन bx दिस माइनस थीटा, और नीचे से क्या आ गया, cos bx दिस माइनस थीटा। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, tan bx माइनस थीटा। हाँ या ना? अब तो नॉर्मल फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। समझ में आया ना? क्योंकि साइन थीटा b अपॉन दिस था और cos थीटा a अपॉन दिस था, दोनों का रेशियो लूंगा तो tan थीटा कितना आ जाएगा, b अपॉन a। तो थीटा का वैल्यू आ चुका है tan इनवर्स b अपॉन a, राइट? अब तो ये आ चुका है, तो दोनों तरफ इसको और इसको उठा लो, tan इनवर्स ले लो भाई, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स u अपॉन v दिस इज इक्वल टू बी एक्स माइनस, यस बच्चों, कितना, थीटा, जो कि कितना है, tan इनवर्स b अपॉन a। यही शायद अपने को निकालना था, समझ रहे हो ना? सिंपल प्रॉब्लम था। तो ये आ चुका है tan इनवर्स u अपॉन v दिस माइनस प्लस tan इनवर्स b अपॉन a, दैट वैल्यू इज इक्वल टू कितना, bx। करेक्ट है? आ रही बात सबको समझ में? ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज याद रखोगे इन्हें। मैंने इसीलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जिससे याद भी रहे। बढ़ते आगे नेक्स्ट वैरायटीज की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स, ये बहुत बार पूछी जाती है, कई बार यूज हो जाती है बीच में, खासकर एरिया इंटीग्रल में यूज होती है जब सर्कल और इलिप्स के बीच का एरिया निकालना होता है। समझ रहे हो? कई बार तो क्या होता है कि हम सर्कल के बेसिक डेफिनेशन से भी एरिया निकाल लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन मतलब वो क्वार्टर पार्ट आ रहा है, राइट, या 30 डिग्री एंगल बनाने वाला पार्ट आ रहा है सर्कल का, जैसा पार्ट आ रहा है तो उसमें डायरेक्टली सेक्टर के फॉर्मूले से या एरिया के फॉर्मूले से आप उसे यूज कर लेते हो, लेकिन हमेशा नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि एक सर्कल ने को एक इलिप्स ने कट किया, जब कट किया तो भाई एक कर्व से दूसरे कर्व तक के बीच का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा मुझे, तो मुझे ये वाले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जैसे सर्कल की इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये पहले वाला, राइट? तो ऐसे जगह पे मतलब इन वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स पे ये फॉर्म लग जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखनी है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए ये पहली टर्म आप देखोगे ना तो तीनों जगह एक जैसी आती है, मतलब जो रूट के अंदर है वही यहाँ पे भी आएगा। एक्स बाई टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आता। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए साइन इनवर्स की फॉर्म बनती है, ये कोएफिशिएंट भी सेम रहता है ए स्क्वायर बाई टू तीनों फॉर्मूलाज में, ठीक है ना? बट जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो प्लस के लिए यहाँ प्लस साइन आ जाता है बच्चों, और माइनस के लिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है।
कोएफिशिएंट a स्क्वायर बाय 2 सेम रहता है और बाकी सारी चीजें सेम। ये आया x प्लस दिस और ये आ गया x प्लस दिस, यहाँ पे बीच में प्लस साइन आता है, ठीक है, ये थोड़ा लिखने में गलती हुई थी, x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस प्लस, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज याद रखने, पहला वाला क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करोगे क्या वैल्यू आ रही है। कहाँ पे बेटा? लास्ट वाले में जो लिखा हुआ है फॉर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। मैं इसको अलग से फिर से दोबारा लिख देता हूँ, ये जो वैल्यू है वो दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। वैसे पीडीएफ सेंड करूंगा बट जो जो करेक्शन वो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 30th क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस के लिए, बहुत बेसिक है, जल्दी से निकाल के बताओगे आंसर कितना आएगा। ये आ गया भाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स, माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो ये आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और यहां से आ जाएगा दिस इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट ओवर 1 माइनस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस 1/4। और भाई इसके साथ एक -1/4 भी होना था, उसे प्लस का 1/4 लिख लो बाहर से, करेक्ट है ना। तो ये 1/4 प्लस 1 मतलब 5/4 इजी फॉर्म बन चुकी है मेरे पास, इंटीग्रेशन रूट ओवर 5/4 दिस माइनस एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर दिस इंटू dx। ये रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया। मेरा आ रहा है -5/4 और आ रहा है x गलत आ रहा है बेटा तेरा, करेक्ट करो से, पक्का गलत, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गई अपने पास में, दिस इज इक्वल टू x टाइम्स, तो x की जगह पे दो टर्म यूज हो रही हो, कितनी हो रही है यूज, x प्लस हाफ यूज हो रही है, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे फॉर्मूले में, तो जरूरी नहीं कि पूरा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी से तो कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसी को लिख लो। तो क्या लिख ले डायरेक्टली यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सबको बात समझ में आई ना ये वाली, ठीक है। तो जिससे रूट बनाया था वो फॉर्म बनाई थी हमने, उसी फॉर्म को डायरेक्टली लिख लो, करेक्ट है। और साथ में कितना आ चुका है, प्लस a स्क्वायर बाई 2, व्हाट इज a हियर, रूट 5/2 होना था, उसका 2 उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना 5/4 ही रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज साइन इनवर्स, that is x means x plus half and that divided by a का मतलब root 5 divided by 2 this plus integral constant c। now you can simplify the terms, ठीक है ना, according to your options, ठीक है ना। हो जाएगा यहाँ तक, सबको समझ में आया। तो बच्चों अब बढ़ते आगे, अगली फॉर्म में px plus q रूट क्वाड्रेटिक, ये इस टाइप की फॉर्म्स हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, याद है सबको, जैसे dx अपॉन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक था, तो उस लीनियर को कैसे लिखते थे, लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट म्यू। तो वही काम किया यहाँ पे, लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट म्यू। सबको समझ में आ रहा है? तो तुम इस वाले प्रॉब्लम पे भी यही काम कर सकते हो, कितना हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, कितना हो जाएगा बच्चों 2x + 1 and this plus mu. Comparing the coefficient in both sides, we get that 2 lambda that is equal to 2 and constant term is 3 from left hand side and from right hand side that is lambda plus mu. So from here that lambda is equal to 1. So mu का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब आप इस इंटीग्रेशन को अपने फॉर्म में मैनिपुलेट कर लो। क्या था उसमें पहला टर्म था लैम्डा, इंटीग्रेशन कितना 2x + 1 this into root over that term, समझ रहे हो ना मेरी बात को, this into dx। और फिर क्या था दूसरा टर्म म्यू, इंटीग्रेशन रूट ओवर दैट टर्म, क्योंकि ये तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई रहेगी, है ना, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई थी। समझ में आई बात बच्चों? तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख लेते हैं, लैम्डा 1 था, यहाँ पे जो ये अंदर वाली क्वांटिटी अगर मैं इसे t मानता हूं तो ये दोनों मिला के dt बना देंगे, हाँ या ना। तो t टू दी पावर 1/2 इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 कितना आ गया 1 + x + x² टू दी पावर 3/2 दैट डिवाइडेड बाय 3/2 मतलब 2/3 आ चुका है, ठीक है। प्लस दूसरे वाली टर्म पे चलते हैं, तो रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है, तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ बच्चों, क्या होता है, कैसे बनेगा, दिस इज x + हाफ का होल स्क्वायर एंड दिस प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? x² + a² वाला फॉर्मूला क्या था, वो था सर
x मतलब x प्लस हाफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट, एंड दैट डिवाइडेड बाई 2 माइनस में नहीं प्लस में a square by 2. What is a square? That is 3 by 4 that divided by 2. करेक्ट है ना? सबको समझ में आ रहा है? This into log of mod of x means that value x plus half, this plus root over एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि इसी से जनरेट हो रही थी सारी की सारी चीजें, एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से, जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि कोई चीज मिस ना हो। एक्स की जगह पे आप जैसे फॉर्मूले में होता है ना एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें जब आप एक्स चेंज कर रहे हो किस फॉर्म में लिख रहे हो? एक्स प्लस हाफ की फॉर्म में, तो वहां पे भी एक्स को चेंज करके एक्स प्लस हाफ की फॉर्म में लिखना। जल्दबाजी में हम गलती कर बैठते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है आते हुए भी, ठीक है? तो मिस्टेक नहीं करनी बच्चों। सबको समझ में आया तक? कहां पे बेटा? नेगेटिव साइन जो था वो तब था जब यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, तो बीच में नेगेटिव साइन, करेक्ट? ओके, डाउट? ओके, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बोर्ड के लिए तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और मेंस में और एडवांस में जो भी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ जुगाड़ या कुछ मैनिपुलेशन करने से ही सॉल्व हो जाते हैं। बट फिर भी अपने को आने चाहिए, कई बार वो मैनिपुलेशन या वो जुगाड़ दिमाग के अंदर नहीं आते, ठीक है? तो जब डिनोमिनेटर, गौर करना ये मैं कब यूज कर रहा हूं इस कंसेप्ट को, जब मेरे पास डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो बच्चों? न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो। क्या हो? ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे देखा 3 लीनियर टर्म है तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 3 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से कम, मतलब यहाँ पे px कैसा होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 2, तब मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है? और ये करने के लिए जो जो लीनियर टर्म है उन्हें कांस्टेंट अपॉन लिख लेंगे। ऐसा कांस्टेंट अपॉन लिखने का रीजन क्या होता है? 1 डिग्री की टर्म का डेरिवेटिव कितना आता है? कांस्टेंट। तो हम हमेशा न्यूमरेटर में वो टर्म लिखेंगे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म के से 1 डिग्री कम होगी, जिससे हम उसके डेरिवेटिव की फॉर्म को बना पाए। क्या कर पाए बेटा? डेरिवेटिव की फॉर्म को डेवलप कर पाए, राइट? समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे देखो px अपॉन एक्स टू एक्स माइनस एल्फा टू दी पावर n, अगर मतलब रूट डिनोमिनेटर वाले रिपीट कर जाए, हो जाए ना कभी x माइनस वन की पावर 4 लिख दिया, तो क्या करोगे? एक लिखोगे a1 अपॉन एक्स माइनस वन, दूसरा a1 अपॉन एक्स माइनस a2 अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर, मतलब वो डिनोमिनेटर की डिग्री बढ़ाते चले जाओगे ऐसे। a1 अपॉन एक्स माइनस एल्फा, a2 अपॉन एक्स माइनस एल्फा स्क्वायर, a3 अपॉन एक्स माइनस एल्फा क्यूब, और कहां तक चलोगे? an अपॉन एक्स माइनस एल्फा टू दी पावर n, जितने डिग्री का रूट है अपने पास में। पक्की बात? दो अगर रिपीटेड मिल जाए तो भी सेम कैलकुलेशन, एक बार अल्फा के लिए और एक बार बीटा के लिए, सेम तरीका चलेगा, ठीक है? कभी मेरे पास क्वाड्रेटिक नीचे बच जाए, ऐसे क्वाड्रेटिक जिनको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, फैक्टराइज किनको नहीं कर पाते हैं? जिनका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? लेस देन बाय जीरो होता है। जिनका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल टू जीरो में तो रिपीट कर जाएंगे सर, और ग्रेटर देन बाय जीरो के लिए स्प्लिट कर दोगे लीनियर फैक्टर्स में। उनको सॉल्व करने के तरीके तो पीछे पढ़ लिए हमने। लेकिन अगर वो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो उस केस में क्या करना होगा? क्वाड्रेटिक का डिग्री है 2, तो उसके ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल a1x प्लस b1। फिर देखा दूसरा क्वाड्रेटिक, उसके ऊपर a2x प्लस b2। बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट इन बोथ साइड वी कैन फाइंड देयर वैल्यूज। कौन कौन से कोएफिशिएंट? जैसे a1 b1 a2 b2 हम लोग यूज करते चले जा रहे हैं, राइट? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल पहला वाला इस पे लिया हुआ है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बता दो। सिंपल एग्जाम्पल है, 1 मिनट लगना चाहिए यार, गिरा हुआ क्वेश्चन है, अगर ये भी टाइम लेता है तो क्या फायदा हुआ? जल्दी से यार, बड़े आलसी लोग हो यार तुम लोग, मतलब इतने गिरे हुए क्वेश्चन पे भी वक्त लगाते हैं यार हम लोग, हैं? अरे जल्दी कर दो यार फिर। क्या 2x पहले वाला पार्ट, 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? तो इसको लिख लो a अपॉन एक्स प्लस वन, एक तो अलग कर लिया, दूसरा क्या बच्चों? bx प्लस सी दैट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशन तुम देखोगे अभी एडवांस वाले क्वेश्चन में बहुत बार बीच बीच में यूज होगी, तो ये पता होनी चाहिए मतलब अपने, ठीक है ना? तो
क्या करें हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस प्लस bx प्लस c एंड दिस इनटू x प्लस 1। एक रूट मुझे x इक्वल टू -1 दिख रहा है राइट साइड पे, तो मैं पहला काम तो यही करूंगा, जो रूट्स दिख जाए बच्चे आपको डिनोमिनेटर के ना, उनको सबसे पहले पुट कर लिया करो। क्या रूट है? x इक्वल टू -1, इसी कारण, राइट? तो वो सबसे पहले पुट कर लिया। जैसे x इक्वल टू -1 रखोगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। राइट से कितना आ जाएगा बच्चों? 3a आ जाएगा, प्लस दूसरा तो 0 हो गया, तो a का वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास कितना आ चुका है? -1 आ चुका है। समझ लो ना मेरी बात को? अब अपन b और c की वैल्यूज ढूंढेंगे। तो b और c की वैल्यूज ढूंढने के लिए इस पे a की वैल्यू पुट कर लो, फिर कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो। तो हमने इसी इक्वेशन को रीराइट कर लिया। कैसे लिख लिया? दैट इज 2x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस प्लस bx स्क्वायर एंड दिस प्लस bx प्लस cx प्लस c। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड कोएफिशिएंट्स को। तो भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर से कितना मुझे मिल रहा है? लेफ्ट साइड से तो 0 है सर, राइट साइड से कितना मिल रहा है? b माइनस 1। तो मुझे b की वैल्यू भी कितनी मिल चुकी है? 1 मिल चुकी है। क्लियर है? अब b की वैल्यू भी 1 मिल चुकी है सर, और कांस्टेंट टर्म मुझे कितनी मिल रही है लेफ्ट साइड में? बोले सर लेफ्ट साइड से कांस्टेंट टर्म है -1, और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म कितनी है? एक तो है सर -2, एक कितनी है मेरे पास? c प्लस की, और तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई? 1 आ गई। ठीक है, तो ये बहुत मतलब जल्दी जल्दी होने वाले काम है, टाइम नहीं लगाना इनके ऊपर। ठीक है, अब आप अपने एक्सप्रेशन को ब्रेक करके लिख लो। ये मतलब ये वाला इंटीग्रेशन है, मैं इंटीग्रेशन को हमेशा आई मानते हुए चलूंगा बेटा। हाँ, बार बार उतना बड़ा लिखने का मन नहीं करता है। तो a का वैल्यू -1, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1, पहला ये बन चुका है, प्लस दूसरा कितना बन चुका है? b और c दोनों 1 है सर। कितने दोनों? 1 है, तो कितना आ चुका है? x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इंटू dx। बोले इसको कैसे इंटीग्रेट करें? सेपरेट कर लो सर दोनों को, इसको भी अलग और इसको भी अलग। पहले से कितना आया? माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1, करेक्ट। दूसरे से कितना आ गया सर? 1/2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x होता है। सेपरेट कर लिया, ठीक है ना? मतलब किस किस को सेपरेट किया? एक इसको अलग और एक इसको अलग। दूसरे से कितना आ चुका है? जल्दी से बताओगे? इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ रहे हो मेरी बात को सारे लोग? अब तो सारे फॉर्म्स बन चुके हैं। तो पहले से आ गया माइनस लॉग एक्स प्लस 1, दूसरे से क्या आ गया बच्चों? प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, तीसरे से कितना आ चुका है? प्लस ये tan इनवर्स का फॉर्म बना, वो कितना होता है? 1/a, मतलब 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन √2 एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। समझ में आ रही है बात सबको? तो ये नॉर्मल फॉर्म है, जिस तरीके से ना सॉल्व करना, तरीका क्लियर हुआ। और बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको भी लिखना ऐसे ही है, जैसे जिस तरीके से मैंने लिखा। कोई मतलब उसमें सजाने की जरूरत नहीं, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड ये और वो। ठीक है, ये सब समझ रहा है, वो भी बेचारा पढ़ा लिखा आदमी। चलो भाई बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है अपने पास में। कौन कौन सी फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे जो डिनोमिनेटर के टर्म्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं बेटा? बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बाई का मतलब दो, क्वाड्रेटिक मतलब दो पावर वाली x के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है कि नहीं? ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या काम किया जाता है? न्यूमरेटर को देख के काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा? न्यूमरेटर को देख के काम किया जाएगा। न्यूमरेटर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना है, बताओगे? जैसे ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर -1। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दूंगा? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा बेटा? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद आप देखोगे, अगर न्यूमरेटर को देखते हो तो अगर सपोज वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो कितना बन गया? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर वो एक्स स्क्वायर -1 था तो कितना बन गया? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव होता है सर? ये होता है x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। और ये किसका डेरिवेटिव होता है सर? ये होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव।
होता है। तो इन दोनों को t एज्यूम करना है अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर में ये फॉर्म मिल रही है तो किसको t मानोगे, इसको t मानोगे, x माइनस वन अपॉन एक्स को। अगर न्यूमरेटर में 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन रहा है तो किसको t मानोगे, x प्लस वन अपॉन एक्स को t मानोगे। समझ में आ रही है बात? ये कब करना है, जब बाइक्वाड्रेटिक फॉर्म्स हो अपने पास। अब जैसे यहां तो कुछ है न्यूमरेटर में, यहां भी कुछ है न्यूमरेटर, लेकिन लास्ट वाली फॉर्म में न्यूमरेटर में 1 है, कुछ है ही नहीं सर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए काम करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्या काम करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, और फिर क्या करना है, ये जो 2 है उससे मैंने ब्रेक कर लिया 1 प्लस 1। बोले क्या बड़ा काम किया आपने, कुछ भी नहीं किया। अब इस पहले वाले 1 के साथ में एक्स स्क्वायर ऐड कर दो और दूसरे वाले 1 के साथ में एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आगे सबको समझ में? अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो कितना मिल गया, 1/2। ऊपर सर आ चुका है, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर था यहां से, उसको जब मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और दूसरा क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो तुम्हें दिख गया होगा, या तो ये वाली फॉर्म बन गई है या ये वाली फॉर्म बन गई है। और नीचे में परफेक्ट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बनाऊंगा, किसकी, मैं न्यूमरेटर पहली बारी में किसको ले रहा हूं और दूसरी बारी में किसको ले रहा हूं। बात समझ में आ गई? पक्का? तो अगर क्लब होके मतलब ऊपर कांस्टेंट आता है तो उसको दोनों फॉर्म्स की फॉर्म में क्लब करके लिखना है, फर्स्ट वाले से भी और सेकंड वाले की फॉर्म में। आया सबको समझ में? आया तक पक्की बात है? हाँ या ना बोलो। हाँ, दोनों मतलब एक बार पहले वाले को सॉल्व करेंगे फिर एक बार दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन दूंगा मैं, एडवांस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें टेक्निक यूज हो रही है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 33 किसने सॉल्व किया, जल्दी करो। आई थिंक इसी में यूज हो जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आया करो। आंसर आ गया? ऐसे ही अटकेंगे, बता रहा हूं वहां पे। ठीक है, क्या कहा बेटा मैंने, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आओ, एक वेरिएबल की फॉर्म में लेके आओ। सबसे आसान वेरिएबल, जैसे इसने भी बोला, इसका स्टार्ट बहुत सही था। क्या कि सर सीकेंट टू द पावर 6x ऊपर बना लो, उससे फायदा क्या होगा, बस सीकेंट स्क्वायर 10 का डेरिवेटिव होता है, मुझे फायदा हो जाएगा, तो मैं क्यों ना 10 की फॉर्म में बनाऊं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान ये रखना है, ये इवन पावर्स दिख रही है। और ऐसे पीछे भी हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते थे, या cos 6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। cos 6 से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो कितना मुझे मिल जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों secant टू द पावर 6x दिस इनटू dx, अपॉन में कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 6x दिस प्लस 1। अब क्या फायदा हुआ, बोले सर ऊपर बन चुका है 1 प्लस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है। सीकेंट टू द पावर 4 को तो मैंने ऐसे लिख लिया, इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स दिस इनटू डीएक्स एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स टू द पावर 6, या 10 टू द पावर 6x से लिख लिया। ठीक है, अब हमने एज्यूम क्या किया, लेट कर लिया 10x इक्वल टू टी। अगर 10x इक्वल टू टी मान लोगे तो यहां से इंटीग्रेशन आई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, एंड दिस इनटू dt एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी टू द पावर 6। ये जो अपने पास पूरी टर्म है कितनी बन चुकी है, dt बन चुकी है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जो फॉर्म है उसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये बन रही है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म। क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4। सबको दिख रहा है बच्चों? अब ये जो नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर से एक 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बन गया। और ये कैंसिल आउट होते ही हमारी फॉर्म बन चुकी है। क्या बन चुकी है, ऊपर आ चुका है 1 प्लस टी स्क्वायर जस्ट, और नीचे आ चुका है टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। नाउ योर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ बाइक्वाड्रेटिक, जैसा अपन चाह रहे थे। सो अब फिर से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से, राइट। तो कितना फॉर्म बन जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाय
टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बन रहा है, वो किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स टी माइनस 1 अपॉन टी का होता है। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा यहाँ पे बच्चों? मैं एज्यूम करूंगा लेट टी माइनस 1 अपॉन टी दिस इज इक्वल टू यू। अगर मैंने ये एज्यूम किया तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर दिस इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू डी। करेक्ट है? सो योर इंटीग्रेशन जो न्यूमरेटर है ये पूरा का पूरा बन चुका है कितना? डी यू। और नीचे जो मेरे पास फॉर्म आ गए उसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है नीचे बेटा। किसका? t माइनस 1 अपॉन टी का, राइट? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एक माइनस 1 तो है ही है, एक माइनस 1 और ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? एक माइनस 1 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं। अब ये जो पूरी टर्म है यहां से यहां तक कि इसने क्या बना दिया? इसने बना दिया t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। सबको समझ में आया? आया ना? बोलो। तो अब वैल्यू रख दो सर u की फॉर्म में। कितना हो जाएगा? न्यूमरेटर से सर मिल गया u और डिनोमिनेटर से मिल गया कितना? u स्क्वायर प्लस 1 और जो कि फॉर्म बना देगा किसकी? tan इनवर्स की। तो कितना आ गया वैल्यू? tan इनवर्स u। एंड व्हाट इज u? u इज नथिंग दैट इज t अपॉन 1 अपॉन t। और t कितना था? t था सर tan x। t कितना था? tan x। तो कितना आ जाएगा? tan x माइनस cot x, राइट? एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। फॉर्म समझ में आई? कैसे कैलकुलेट कर रहे? सारा आइडिया मिला बच्चों? पक्की बात है? ठीक है। नाउ फर्दर और सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। tan को sin अपॉन cos लिख लो, cos को cos अपॉन sin लिख लो। तो उससे क्या फायदा होगा? एलसीएम लेके ऊपर cos 2x बन जाएगा, नीचे sin 2x बन जाएगा, फिर वो tan 2x की फॉर्म में आ जाएगा। तो जितना सिंपलीफाई कर सकते हो डिपेंड्स ऑन दी, मैंने क्या बोला? ऑप्शन। ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ उसी फॉर्म में अपने को प्रॉब्लम मैनिपुलेट करना है, राइट? आगे सबको समझ में? पूरी फॉर्मेट क्लियर हुई भाई कैसे सॉल्व करें इस वैरायटी क्वेश्चन को? ठीक है, बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, वी हैव टू फंक्शंस, दिस इज ऑफ एडवांस, पुराना क्वेश्चन है। आई और जे दोनों दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना, बताना आंसर क्या होगा। इंटीग्रेशन, यस। तो पहले ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या ध्यान रखना कि पावर्स तो सबकी एक जैसी हो कम से कम, तभी तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, है ना? तो इस क्वेश्चन में आप जो j देख रहे हो एसिमेट्रिक सा दिख रहा है, उस पे हमने e टू दी पावर 4x से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया और बच्चों e टू दी पावर 4x से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दिया, जिससे इसका और इसका जो पावर सिस्टम है वो सेम हो जाए, है ना? सब पॉजिटिव पावर की फॉर्म में आ जाए। क्या फायदा मिला यहाँ से? j माइनस आई इक्वल टू इंटीग्रल, दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो चुके हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसके साथ मल्टीप्लाई e टू दी पावर 2x, इसके साथ मल्टीप्लाई e टू दी पावर 4x। तो डिनोमिनेटर सेम आ चुका है। कितना बन चुका है अब? e टू दी पावर 4x प्लस e टू दी पावर 2x प्लस 1, करेक्ट? न्यूमरेटर से कितना आ चुका है मेरे पास? दिस इज e टू दी पावर x, कितना बच्चों? j लेना है, e टू दी पावर 3x दिस माइनस e टू दी पावर x दिस इनटू dx। आई थिंक इतनी बातें सबको क्लियर हुई होंगी। हाँ जी बच्चों, ठीक है। आगे आंसर क्या रहा है? 1 upon 2 log e की पावर 2x plus 1 minus e की पावर x upon e की पावर 2। ठीक है, करेक्ट 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 आंसर, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब तुम्हें दिखता होगा कि e टू दी पावर x जो है वो एज ए कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? e टू दी पावर x एज ए कॉमन आ रहा है। तो e टू दी पावर 2x माइनस 1 दिस इनटू e टू दी पावर x दिस इनटू dx दैट डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 4x प्लस e टू दी पावर 2x प्लस 1। अब हमने एज्यूम कर लिया e टू दी पावर x इक्वल टू t। ये सबको दिख रहा होगा कि ये तो लेना ही है ना? तो dx e टू दी पावर x बन जाएगा कितना? dt। तो अल्टीमेटली कितना फॉर्म बन गया? ये आ चुका है इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना? t टू दी पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। बोले सर ये तो वही बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई जिसको हम सॉल्व करते रह रहे थे अभी तक, है ना? अब इसमें क्या करते हैं? ऊपर नीचे t स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस सॉरी t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी। हम ऊपर माइनस देख रहे हैं तो सबको दिख रहा होगा क्या एज्यूम करना चाहिए? बताओ क्या एज्यूम करना चाहिए बच्चों? 1 upon t square। कहाँ पे? हाँ 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा। क्या एज्यूम करना चाहिए हमें न्यूमरेटर देखते हुए? t प्लस 1 अपॉन टी को u मानना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? इसको u मानना चाहिए।
तो यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/t² दिस इनटू dt दैट इज इक्वल टू du बन जाएगा। तो ऊपर तो बन चुका है सर ये वाला सारा टर्म कितना du, और नीचे वाला अब इस u के परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। u क्या है t+1/t है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसे u² माइनस 1 रखना होगा। हाँ या ना बोलो, u का मतलब कितना t+1/t का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा t² + 1/t² + 2 1 था या -1 कर देते बन गई फॉर्म। ठीक है, तो क्या आ चुका है यहां से दैट इंटीग्रेशन du अपॉन u² - 1 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1/2a इज 1 है ना, u² - a² वाली फॉर्म में a कितना है 1 है। ठीक है, आ जाएगा कितना log ऑफ मॉड ऑफ u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1। करेक्ट है बच्चों, व्हाट इज u था अपने पास t प्लस 1/t और t कितना था e⁻x, तो हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं 1/2 log ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x दिस -1 अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x दिस प्लस 1। सबको समझ में आ गया, एंड दैट प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भाई बच्चों, एक बात देखो, तुम लोग ना बहुत कम दिमाग लगा रहे हो, मतलब सोच ही नहीं तुम लोग सही से। पता है क्या क्या नहीं सोचे? fx is equal to ax plus bx plus 1। पहली बात कि इसका इंटीग्रेशन करना है ना, मुझे करो ना इंटीग्रेशन। क्यों नहीं समझे मेरी बात? इस बात को देखो, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, पढ़ाया था पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें मैंने, इसीलिए बोला हर एक पार्ट को सोचना जरूरी है। तो ये क्या आया a/x b/x², हाँ या ना। ऐसे ही अगला क्या आएगा c/x + 1 और d/यस x + 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है क्यूब है, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, मेरे हिसाब से एक टर्म क्यूब होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर बच्चों। हाँ सेकंड वाला टर्म क्यूब है यार, यहाँ पे बच्चों क्यूब है राइट, सेकंड। तो यहाँ स्क्वायर आ गया, अब प्लस e/x + 1 का होल क्यूब। खैर तुम्हें क्यूब देते या स्क्वायर देते करना तुमने फिर भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि तुम तरीका दूसरा यूज करे, तुम क्वाड्रेटिक मानते हो चल रहे थे, वहां से तो होना ही नहीं। अब तुम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, तुम्हारे दिमाग को देखते ही पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए था राइट। ये दिखा बच्चों, क्लियर हुआ? बोले इसको करके फायदा क्या हुआ सर? इंटीग्रेट तो कर ले एक बार। पहला टर्म कितना a log x, दूसरा कितना -b/x, तीसरा कितना c log x, चौथा कितना -d/x + 1, पांचवा कितना, बोलो इंटीग्रेशन इसका कितना आएगा? अरे बोलो यार जल्दी से, माइनस का e/2 x + 1 का होल स्क्वायर राइट। ये फॉर्म बन गई। अब आपको गिवन किया दिस इज अ रैशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन कैसा रैशनल है, लेकिन ये वाली टर्म ये log x + 1 था, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब यहां से a का कोएफिशिएंट मतलब log का कोएफिशिएंट और log x + 1 का कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। a और c तो सर 0 हो गए बच्चों राइट ना। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? a और c कैसे हो गए? 0 हो गए। अब a और c 0 हो गए तो अब फिर से मैं इसी इक्वेशन पे आया, गौर करना सारे लोग। इसको लिखता हूं a और c 0 करने के बाद, तो कितना बन गया b/x² प्लस d/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस e/x + 1 का होल क्यूब। करेक्ट है, दिस इनटू dx। एलसीएम ले लिया सर इसका, कितना हो जाएगा? यहां से आ जाएगा b इंटू x + 1 का होल क्यूब प्लस d इंटू x² इंटू x + 1, करेक्ट है ना, प्लस e इंटू x²। ये फॉर्म मेरे पास आ रही है, एंड दैट होल डिवाइडेड बाई x² इंटू x + 1 का होल क्यूब दिस इंटू dx। नाउ कंपेयर दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस राइट हैंड साइड। ठीक है, हाँ टू से नहीं, पावर तो चल रही बेटा अभी अपने पास। मैंने इस वाले की बात की, इसकी जस्ट इसके अंदर पहले वाले के अंदर a और c 0 किया, इंटीग्रेशन नहीं किया अभी राइट, इंटीग्रेशन नहीं किया। मतलब इंटीग्रेशन करके मुझे ये पता चला कि a और c 0 होने चाहिए, तो मैं दोबारा फिर से इस प्रॉब्लम पे चला गया और इसी
फॉर्म के अंदर मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, मैंने ए और सी को 0 ले लिया पहले, तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई, फिर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके मुझे इतना मिल गया। अब मैं क्या काम कर रहा हूं कि मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड इसको और इसके राइट हैंड साइड इसको कंपेयर करता हूं, तो मुझे एफ एक्स का वैल्यू कितना मिल जा रहा है, दिस इज इक्वल टू बी टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस d times x square into x plus 1 and this plus e times x square, right? ये मुझे दिख रहा है, बट इसने गिवन और भी किया है कुछ। क्या गिवन किया है कि ये जो है अपने पास में fx को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो x क्यूब वाली टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं थोड़ा सा इस फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ, इसको यहां से मतलब ऐसे इसे ओपन कर लेता हूँ, कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, b टाइम्स एक्स क्यूब plus 3x into x plus 1 and this plus 1, right? और मल्टीप्लाई में b भी चल रहा है, यहां भी b, प्लस कितना आ गया, d टाइम्स एक्स क्यूब प्लस dx प्लस कितना ई एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक? ठीक है, d टाइम्स एक्स क्यूब प्लस dx स्क्वायर, राइट? ये फॉर्म आ रही है। अब सुनो कि एक्स क्यूब वाली टर्म तो है नहीं मेरे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो क्या होना चाहिए, b प्लस डी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब b किसके इक्वल आ गया, माइनस डी के इक्वल आ गया, b किसके इक्वल आ गया, माइनस डी के इक्वल आ गया। रख लेता हूं सारी वैल्यूज को इसके अंदर, ठीक है? और अब मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म गई, ये टर्म गई, अब क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टर्म उठा लो, सबसे पहले कौन सी मिल रही, पहले से मिल रही 3b एक्स स्क्वायर, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, और एक क्या मिली, dx स्क्वायर, और एक क्या मिल गई, ई एक्स स्क्वायर, तो 3b प्लस डी प्लस ई, दिस इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना बोलते रहना। उसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट की बात करें तो पहले से मिला 3b इससे, जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? और यहां से क्या मिल चुका है मेरे पास, बस यही टर्म मिल रहा है शायद, एक्स का कोएफिशिएंट है ना। और लास्ट कांस्टेंट टर्म कितना मिल चुका है बेटा, बोले सर वो आ चुका है, इससे आ रहा है बी, और कहीं से कुछ नहीं आ रहा शायद ना। तो ये प्लस का बी आ गया। अभी भी काम करना बाकी है, उसने आपको गिवन किया f0 इज इक्वल टू 1, अगर f0 1 दिया हुआ है, f0 इज इक्वल टू 1, तो यहां से मेरे पास b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अगर b 1 आ गया तो b तो माइनस डी के इक्वल है, तो d का वैल्यू कितना आ चुका है, -1 आ चुका है। बोले अब इस फंक्शन को f को फिर से लिख लो सर, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, ठीक है, और d कितना -1, 3 -1 कितना हो गया 2, सो दैट इज 2 प्लस ई दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b1 था अपने पास, दिस इज 3b मतलब 3x एंड दैट प्लस 1, ये फॉर्म आ गई बच्चों, ठीक है? इसका डेरिवेटिव पूछा गया है 0 पॉइंट पे, तो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना मुझे मिल जाएगा, 2 टाइम्स 2 प्लस ई दिस इंटू एक्स एंड दिस प्लस 3, किस पॉइंट पे पूछा गया है, x इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू दे देगा, 3, तो आंसर कितना आ चुका है, 3। आ रहा है सबको समझ में? तो यहाँ कई जगह पार्शियल फ्रैक्शन सोचा, जो जो जरूरत पड़ रही है, जहाँ क्वाड्रेटिक देख लिया उसके हिसाब से सोच लिया, राइट? कुछ कंडीशंस दी थी और कांस्टेंट निकालने के लिए तो उनके हिसाब से सोच लिया, ठीक है? इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शंस, इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अधिकतर आ जाते हैं। इरेशनल बोलने का मतलब बेटा रूट्स के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन आता है तो ऐसी टर्म्स को रेडिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडिकल। तो रेडिकल इन्वॉल्व है इसके अंदर, रूट क्यों है, दिख रहा है, रूट क्यू, पाई नहीं है, पाई तो न्यूमरेटर में, नीचे बेटा जो रूट क्यू दिख रहा है तुझे, वो क्या रेडिकल है ना? तो ऐसी टर्म्स जब आती है तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन। क्या बोलते हैं, इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन। तो पहली बात, सेम फॉर्म है सारी चारों की चारों जगह पे, ठीक है? अगर मैं फर्स्ट वाली फॉर्म की बात करता हूं बच्चों, तो फर्स्ट फॉर्म पे आप देख सकते हो क्या, नहीं 5 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? ये तो रिस्ट्रिक्शन होगी, डिनोमिनेटर से उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, राइट? अगर बराबर हो गई या ज्यादा हो गई तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन एल्गोरिथम पता है सबको, ठीक है ना? कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर से
डिग्री कम होनी चाहिए, बस। करेक्ट है बेटा? तो जो फाई अपने पास था उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो p रूट q अपने पास डिनोमिनेटर में टर्म लिखी गई है, दे आर फंक्शंस ऑफ x, पॉलिनोमियल से दोनों के दोनों। कौन कौन? p और q। तो इसमें कई सारे केसेस बन सकते हैं। अगर p और q दोनों लीनियर हो जाए तो उस केस में q को हम कितना मान लेते हैं? टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। अगर p क्वाड्रेटिक हो जाए लेकिन q लीनियर हो जाए, मतलब ये पिछले वाले केस की तरह ही है, बाहर वाला लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो चलेगा, लेकिन अंदर वाला रूट की कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। अगर वो होगा तो उस अंदर वाले को कितना मान लेंगे? टी स्क्वायर मान लेंगे, जिससे रूट हट जाए, जिससे रूट हट जाए। राइट। आती अगली बात, अगर बाहर वाला लीनियर हो जाए और अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो जाए तो पलट के लिखना है चीजों को, उल्टा लिखना है। कैसे उल्टा लिखना है सर? कि अंदर वाले को लीनियर बनाना है और बाहर वाले को क्वाड्रेटिक बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? x को 1/t एज्यूम करना पड़ेगा, p को 1/t एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? p को 1/t एज्यूम करना पड़ेगा। कौन सा केस है अपने पास? जब p लीनियर हो और q कैसा हो? क्वाड्रेटिक हो। q मतलब रूट के अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना बोलते रहो। अगर बाहर भी क्वाड्रेटिक हो और रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक हो, लेकिन दे शुड बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी या सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर होते हैं तो उस केस में आप x को क्या ले लेते हो? 1/t ले लेते हो। क्या कर लेते हो? 1/t ले लेते हो। ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद में d, ये c प्लस डी टी स्क्वायर जो बनेगा उसको फिर क्या मान लेंगे? u स्क्वायर मान लेंगे। प्रॉब्लम आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे ऐसा होता है। एक चीज इसमें लिखी नहीं हुई है, और वैसे वो लिखी कहीं बुक में भी नहीं होती, लेकिन आ सकती है, मेरे दिमाग में अचानक से आई है वो। ठीक है ना? नोट कर लेते हैं उसे भी। पांचवा फॉर्म है कि अगर यही फॉर्म बन रही है p phi x, दिस इज p रूट q, दिस इंटू डी एक्स, जिसमें मेरे पास p जो हो जाए वो क्या आ जाए? लीनियर का स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? लीनियर का स्क्वायर आ जाए। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? और जो q रहे अपने पास में, वो q कैसी रहे अपने पास? बोले सर वो क्वाड्रेटिक हो जाए। मतलब ये जस्ट वैसी है, इससे पहले वाली फॉर्म चौथी की जैसे, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। लीनियर का स्क्वायर भी तो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक ही होगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर है यार उसमें, और ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दोनों में अंतर होता है। वो तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना? लीनियर का स्क्वायर बन रहा है। तो ऐसे वाले केस में क्या काम किया जाएगा? समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे वाले केस में क्या काम किया जाएगा? तो ऐसे वाले केस में वही काम किया जाएगा जो हम लोग इस थर्ड वाले केस में कर रहे थे। क्या कर रहे थे? p को कितना मान रहे थे? 1/t। तो इस वाले केस में क्या करोगे? p को 1/t मान लोगे। करेक्ट है? सेम सिचुएशन होगी। और हाँ, एक चीज और दिमाग के अंदर आ गई छठी, मतलब ये फॉर्म अब अपने हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, कभी ऐसा बन गया तो। ठीक है। हाँ हाँ, देखते रहो तुम लोग, खुद बना ही नहीं यार। वो कभी क्वेश्चन में बीच में कहीं यूज हुई होगी तो मुझे याद आ गई। ठीक है। तो 5x है, 5x डिवाइडेड बाई p अपॉन रूट क्यू, ऐसा आ जाए। p फिर से क्या आ जाए अपने पास? लीनियर का सर स्क्वायर आ जाए। और q कैसा आ जाए? बोले सर वो क्या आ जाए? लीनियर आ जाए। q क्या आ जाए? लीनियर आ जाए। तो उस केस में क्या करना है? q को फिर से टी स्क्वायर एज्यूम करना है, वही वाला काम जो हम लोग पीछे लीनियर के लिए भी कर रहे थे। राइट है? हाँ या ना बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्की बात? बस इसके बाद तो सारी की सारी चीजें सही। ठीक है। अब अपन चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ये रहा। जल्दी से सॉल्व करोगे? बताओ क्या वैल्यू होगी? फोर्थ फॉर्म में अगर किसी ने देखी नहीं तो देख लो। ठीक है।
गया? तो भाई अपना थ्योरी पूरा पूरा कंप्लीट। अब बचे अपने पास बढ़िया वाले 2 घंटे। ठीक है, हाँ, उससे पहले 10 मिनट का ब्रेक देना बनता है यार स्टोरी। तो बच्चों क्या किया इसमें? जल्दी करो यार, आंसर निकल जाना चाहिए। तुम लोग बड़े आलसी लोग हो यार। क्या काम किया? बोला सर लेट कर लिया x को 1/t, और जब इसको 1/t लेंगे तो dx कितना हो जाएगा? -1/t² इंटू dt, है ना? तो अब इसके अंदर अप्लाई करते हैं इन सारी टर्म को, तो ऊपर से आ गया dt अपॉन t² विद नेगेटिव साइन। नीचे से कितना आ गया बच्चों? डिनोमिनेटर में से वो आ गया 3/t² प्लस 2 इंटू रूट ओवर 1/t² प्लस 4। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dt t², ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया जब एलसीएम लूंगा तो। तो यहां से क्या मिल जाएगा? 3 + 2t² एंड दैट इंटू रूट ओवर दिस इज 1 + 4t², और इसके नीचे अपॉन में भी एक t आएगा। वो t ऊपर मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में। कहा मल्टीप्लाई हो गया बेटा? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। आगे बात सबको समझ में? ठीक है, इस t के ना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होने के बहुत फायदे मिल गए, मतलब शानदार बन गया इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या काम किया? हमने बोला कि लेट कर लेते 1 + 4t² को कितना? u²। करेक्ट है बच्चों? और ये रखने का फायदा क्या हुआ कि यहां से t² का वैल्यू कितना आ गया? u² - 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करता तो कितना आएगा? दिस इज 8t dt इक्वल टू 2u du। ठीक है, तो मतलब अब जो अपने पास इंटीग्रेंट था ना पिछले वाला, उसके ऊपर काम किया तो ये ऊपर वाला बन चुका है कितना? u du डिवाइडेड बाई 4 आया ना बच्चों यहां से? ठीक है, और नीचे वाली टर्म जो है वो कितनी बन चुकी है? ये वाली टर्म। बोले सर ये u आ गई। कितनी आ गई? ये बन गई सर u। इसका u और ये u दोनों कैंसिल आउट हो गए। हुआ ना फायदा? और जो ये वाला टर्म था ना अपने पास में, ये कितना बन गया? इसको भी लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये बन गया सर 3 + 2 टाइम्स t², मतलब u² - 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा? 6 + u² - 1 मतलब u² + 5 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। बोले सर इसको रखते हैं ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं यार, काम हो चुका है। क्या गया इंटीग्रेशन का वैल्यू? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद नेगेटिव साइन du डिवाइडेड बाई 4 बचा था। ऊपर से क्या बचा था? du डिवाइडेड बाई 4, और नीचे से क्या बचा था सर? u² + 5 दैट डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 टाइम्स गया, और ये x² + a² वाला tan इनवर्स का फॉर्म बन गया है। हाँ या ना बच्चों? तो कितना आ जाएगा? दैट इज -1/2, फिर कितना? 1/a मतलब √5 tan इनवर्स u upon √5 and this plus integral constant c. Now you can use the value of u. वो कितनी थी भाई अपने पास में? The value of u is 1 + 4t²। 1 + 4t², और t कितना था? 1/x था, तो वो भी रख। हाँ, तो इसे रख लो 1/2 √5। दिस इज tan इनवर्स, दिस इज 1 + 4/x² दैट डिवाइडेड बाई √5। अब इसे सिंप्लीफाई तुम कर लेना, दिस इज योर आंसर। अप्रोच क्लियर हो गई ना कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को? ठीक है, हाँ, नेगेटिव साइन बेटा साथ साथ रहेगा। तुम बिल्कुल गुस्सा मत हो यार, नाराज नहीं होते हैं ऐसे। अब नहीं है रूट कोई, अब नहीं है, अब नहीं है। कहाँ बचा है रूट? 1/a x/a, ठीक तो है। कौन से रूट की बात कर रहे हैं? ओहो, और ये जो है ना, ये u का वैल्यू लिख रहे थे ना हम लोग, तो रूट ओवर दिस साइड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? फिर बढ़ो फिर अब क्वेश्चंस की तरफ। 6 o'clock शुरू होगी क्लास।
नहीं तो बेटा 10 मिनट है। देख लो बच्चों, लाइन पे रहना। 10 मिनट का ब्रेक है। अथर्व, सुहानी, ओके।